आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एलोस्टिक साइट्स और फीडबैक इनहिबिशन के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स की। रेगुलेटरी एंजाइम्स हम किसको कहते हैं? मोस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप कैस्केड प्रोसेसेस। हम जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हम कहते हैं कि उसमें मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक अगर प्रोसेस है, जैसे हम पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, मल्टी जो है उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। उस प्रोसेस को एक मल्टी स्टेप कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है। इन ईच एंजाइम सिस्टम देयर इज एटलीस्ट वन एंजाइम दैट सेट्स द रेट ऑफ द ओवरऑल सीक्वेंस बिकॉज इट कैटलाइज द रेट लिमिटिंग रिएक्शन। अब क्या होता है कि अगर हम हर एंजाइम सिस्टम की बात करें तो उसमें कहते हैं कि एक एंजाइम ऐसा होता है जो एक उस ओवरऑल सीक्वेंस जो होता है उसको कैटलाइज करा होता है या उसको जो है उस सारे को चला रहा होता है। बिकॉज इट कैटलाइज द रेट लिमिटिंग रिएक्शन। तो या तो फिर एक एंजाइम सब कुछ कर रहा होता है या फिर एक एंजाइम ऐसा होता है जो कि उसके रेट लिमिटिंग रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है। These regulatory enzymes exhibit increase or decrease catalytic activity in response to certain signals। और ये जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं ये उस एक्टिविटी को इंक्रीज़ भी करते हैं, उस एक्टिविटी डिक्रीज़ भी करते हैं। और वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस तरह करते हैं? कोई सर्टेन सिग्नल्स की वजह से उस एक्टिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। The regulatory enzymes is modulated to various types of signal molecules which are called metabolites। अब वो जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंट सिग्नल टाइप्स जो हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स की जो टाइप्स होती हैं वो उनकी वजह से रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम रेगुलेशन इन मेटाबॉलिक पाथवे। अब दो क्लासेस होती हैं मेजर। एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन और दूसरी को कहा जाता है रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन। अब रेगुलेटरी एंजाइम की जब हमने बात की तो उसमें हमने ये रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट और रिवर्सिबल कोवलेंट की बात की। तो अब हमने वो रेगुलेटरी एंजाइम को इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हमने उसकी टाइप्स को भी पढ़ना था। अब जो हमारा मेन टॉपिक एलोस्टिक एंजाइम होता है ना, तो वो किस तरह उससे क्या ताल्लुक़ है रेगुलेटरी एंजाइम से? वो ये ताल्लुक़ है कि एलोस्टिक एंजाइम फंक्शन थ्रू रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बाइंडिंग एंजाइम्स। तो वो जो रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट बाइंडिंग साइट्स थी ना, ये उस तरह एलोस्टिक एंजाइम काम करता है। रेगुलेटरी मेटाबोलाइट्स कॉल्ड मेडुलेटर, जिसको हम मेडुलेटर कहते हैं। द सेकंड क्लास इंक्लूड एंजाइम रेगुलेटेड बाय रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन। और जो सेकंड क्लास थी एंजाइम की वो क्या है कि वो रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन है। तो वो ये जो रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट हो गई, रिवर्सिबल कोवलेंट है, ये एलोस्टिक एंजाइम की वजह से अपना फंक्शन प्रोसेस कर रही होती हैं। बोथ क्लासेस ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम्स टेंड टू हैव मल्टीपल सब यूनिट्स हैं इनमें। इन सम केसेस द रेगुलेटरी साइट एंड द एक्टिव साइट्स आर ऑन सेपरेट सब यूनिट्स। और इनके जो अगर हमें बात करें रेगुलेटरी साइट्स के या एक्टिव साइट की तो इनमें सेपरेट सब यूनिट्स होते हैं। एलोस्टिक साइट्स को हम समटाइम्स रेगुलेटरी साइट्स भी बोलते हैं। एलोस्टिक साइट्स, some of the enzyme possesses additional sites known as elastic sites। अब कुछ एंजाइम सबसे मेन, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक साइट की। पहले हमने जस्ट उस एंजाइम का हमने कॉन्सेप्ट लिया। अब हम इलेक्ट्रिक साइट की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक साइट हम कहते हैं कि कुछ एंजाइम में एक एडिशनल जगह होती है, एक एडिशनल साइट होती है जिसको इलेक्ट्रिक साइट कहा जाता है। और ये ग्रीक वर्ड है एलो, जिसका मतलब होता है अदर, यानी बिसाइड्स द एक्टिव साइट। जिस तरह एक्टिव साइट शेप होती है बिल्कुल वैसी एक इलेक्ट्रिक साइट होती है, लेकिन ये एक्टिव साइट के जो है नीचे वाली साइड पे मौजूद होती है। ठीक है, सच एंजाइम्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक एंजाइम्स। और यहाँ पर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक एंजाइम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक साइट्स आर यूनिक प्लेसेस ऑन द एंजाइम मॉलिक्यूल्स। तो इनके जो है यूनिक प्लेसेस होती हैं इनके पास जहाँ पे भी कोई एंजाइम मॉलिक्यूल मौजूद होता है। और जो इलेक्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं उनमें वन और मोर इलेक्ट्रिक साइट्स मौजूद होती हैं। अब ये हम एक चार्ट है, ये हमारे पास क्या है रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक रेगुलेशन है। ठीक है, और जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेगुलेशन में हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन की, क्योंकि हमने बात की कि जो रेगुलेटरी एंजाइम की टाइप्स हैं रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट और रिवर्सिबल कोवलेंट। अब ये कोवलेंट मॉडिफिकेशन है, ये नॉन कोवलेंट है। तो जो इलेक्ट्रिक साइट है, इलेक्ट्रिक रेगुलेशन है, वो किस तरह हो रही है? वो रिवर्सिबल नॉन कोवलेंट मॉडिफिकेशन के ज़रिए हो रही होती है। अब इलेक्ट्रिक रेगुलेशन में आगे इलेक्ट्रिक एक्टिवेशन हो रही होती है और इलेक्ट्रिक इनहिबिशन भी होती है। अभी तो हम एक्टिवेशन की अगर बात करें तो उसमें वो एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जब इनहिबिशन की बात करते हैं तो वो उसको स्टॉप कर देती है, रोक देती है। इनहिबिशन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और
कोवलेंट मॉडिफिकेशन में एडिनिलेशन होती है, मिथाइलेशन होती है, जिसमें यूरिलेशन और एडीपी, राइबोसिलेशन और फॉस्फोरिलेशन फर्दर एक अलग सा ये प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन हमारा जो है काम वो एलोस्टिक रेगुलेशन से है, हमने एलोस्टिक रेगुलेशन को डिस्कस करना है। अब एलोस्टिक एंजाइम की अगर बात करें, एलोस्टिक एंजाइम्स आर दोज हैविंग अदर शेप्स आर कन्फर्मेशंस इंड्यूस्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ मॉड्यूलेटर्स, ठीक है। वो जो हमने मॉड्यूलेटर्स की बात की वो जब हमने स्टार्ट में बात की मॉड्यूलेटर्स कहलाते हैं, तो इसमें एलोस्टिक एंजाइम्स में अदर शेप्स और कन्फर्मेशंस, डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं जो कि मॉड्यूलेटर्स की वजह से होती हैं, और इनमें 2 रिसेप्टर साइट्स भी होते हैं। वन साइड फिट्स द सबस्ट्रेट लाइक अदर एंजाइम, एक साइड तो जो है वो सबस्ट्रेट को फिट करती है, लेकिन जो दूसरी साइड होती है वो इनहिबिटर को या फिर एक्टिवेटर मॉलिक्यूल को फिट करती है। एलोस्टिक एंजाइम जो है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है फीडबैक रेगुलेशन में, क्योंकि हमारा टॉपिक फीडबैक इनहिबिशन भी है ना, तो ये फीडबैक रेगुलेशन और इनहिबिशन का भी काम करती है। तो यहाँ पर जो है ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर बाइंड करता है इस एक्टिव साइट पे, और यहाँ पर एक ये इनएक्टिव है। अब यहाँ पर देखें ये इनहिबिशन जो है वो किस तरह होती है। यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल है, हम कह रहे हैं यहाँ पर एलोस्टिक साइट मौजूद होती है, और यहाँ पर जो है कोई भी अगर इनहिबिटर मॉलिक्यूल आकर बाउंड कर जाता है तो वो काम नहीं करती। अब फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है, फीडबैक रेगुलेशन हम कह रहे हैं अगर, तो जब एक प्रोडक्ट बनता है तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो अपने साथ उस प्रोसेस का फीडबैक भी देता है। अगर तो वो उस इनहिबिशन की वजह से वो अपना वो जो फीडबैक जो वो देगा वो नहीं दे रहा, वो आगे कोई प्रोसेस नहीं कंटिन्यू हो रहा, तो उसको हम फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। अब जो एलोस्टिक इफेक्टर्स होते हैं इसमें क्या होता है कि ये 2 तरह से इफेक्ट करते हैं, एक तो पॉजिटिव फैक्टर होते हैं इसमें, और एक दूसरे नेगेटिव इफेक्टर्स भी होते हैं। ये अब हम बात कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव एलोस्टिक साइट है, ये पॉजिटिव एलोस्टिक इफेक्टर होगा। तो अगर तो पॉजिटिव होगा एलोस्टिक साइट तो वो एलोस्टिक एक्टिवेशन होगी, कोफैक्टर बाइंडिंग एरिया जिसको हम कह रहे हैं। और अगर तो नेगेटिव एलोस्टिक साइट होगी तो उसमें एलोस्टिक इनहिबिशन होगी, कि यहाँ पर बाइंडिंग एरिया है, सबस्ट्रेट है, कैटालिटिक एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन एडिशन टू एक्टिव और कैटालिटिक साइट्स, एलोस्टिक एंजाइम्स जनरली हैव 1 or more रेगुलेटरी आर एलोस्टिक साइट्स फॉर बाइंडिंग द मॉड्यूलेटर। अब क्या होता है कि जब हम एक्टिव या कैटालिटिक साइट्स की बात करते हैं तो एलोस्टिक एंजाइम जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिव साइट की भी अगर बात करें या कैटालिटिक साइट की बात करें, ठीक है, जिसने कैटालिटिक साइट की अगर बात करें कि उसने कैटालिसिस का काम करना है, तो यहाँ पर जो एलोस्टिक एंजाइम्स हैं उसमें हम कह रहे हैं कि उसमें एक या एक से ज़्यादा रेगुलेटरी या एलोस्टिक साइट्स मौजूद होती हैं जो कि मॉड्यूलेटर्स को अपने साथ बाइंड करती हैं। जस्ट एन एंजाइम एक्टिव साइट इज स्पेसिफिक फॉर इट्स सबस्ट्रेट, जैसे कि अगर हम एंजाइम की एक्टिव साइट की बात करें तो वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होती है कि वहाँ पर सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है, वैसे ही एलोस्टिक साइट जो है वो स्पेसिफिक होती है मॉड्यूलेटर के लिए कि वहाँ पर आके एलोस्टिक साइट पर किसी भी मॉड्यूलेटर ने आकर बाइंड करना है। एंजाइम्स विद सेवरल मॉड्यूलेटर जनरली हैव डिफरेंट स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स फॉर ईच। अब एंजाइम की अगर बात करें कि उस पर डिफरेंट मॉड्यूलेटर्स आ गए हैं तो उसकी डिफरेंट स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होंगी। अब ये जब एलोस्टिक साइट की हम बात करते हैं तो इसकी भी फर्दर 2 आगे टाइप्स होती हैं, इसमें भी 2 हम बात करेंगे। एक तो होमोट्रोपिक एंजाइम है, ये हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम होमोट्रोपिक एंजाइम को देख लेते हैं। होमोट्रोपिक एंजाइम हम कहते हैं कि एक्टिव साइट एंड रेगुलेटरी साइट आर दी सेम। होमोट्रोपिक एंजाइम में एक्टिव साइट और रेगुलेटरी साइट सेम होती हैं। एलोस्टिक एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल एंजाइम्स, इसको हम कह रहे हैं कि ये जो एलोस्टिक एंजाइम होती है आल्सो जनरली लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स, तो ये लार्जर भी होती है, कॉम्प्लेक्स भी होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल एंजाइम। जैसे यहाँ पर हमें एक नज़र आ रही है लेस एक्टिव साइट है ये, और ये मोर एक्टिव साइट है, और जो लेस एक्टिव साइट हो रही है उसको हम टी स्टेट बोलते हैं, और जो मोर एक्टिव साइट होती है उसको हम आर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग है, यहाँ पर CTP बाइंडिंग की अगर हम बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन और सब यूनिट्स। अब इनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आकर इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब जैसे कि एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोलेज हैज़ 12 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटालिटिक एंड रेगुलेटरी सब यूनिट्स। अब हम कहते हैं एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोलाइज, एक तो ये पता नहीं समटाइम वर्ड्स कैसे निकल आते हैं ट्रांस कार्बामोलेज हैज़ 12 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू कैटालिटिक एंड रेगुलेटरी सब यूनिट्स। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक एंजाइम है इसमें 12 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि क्या करती हैं कि कैटालिटिक और रेगुलेटरी सब यूनिट्स जो हैं
उनको ऑर्गेनाइज करती हैं। जो भी कैटालिटिक या रेगुलेटरी सब यूनिट्स ने उनके साथ अगर अटैच होना होता है उनको ये ऑर्गेनाइज करती हैं कि इसने इसके साथ होना है, इसने इसके साथ जो है बाइंड करना है। तो ये इन पॉलीपेप्टाइड चेन का काम होता है। और ये हम किस में बात कर रहे हैं, ये हम एस्पार्टिक ट्रांसकार्बोमलेज में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कर्व दिखाया गया है, इसमें हम बात करते हैं कि सबस्ट्रेट एक्टिविटी कर्व्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलास्टिक एंजाइम्स, द थ्री एंजाइम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिस्पांस गिवन बाय एलास्टिक एंजाइम्स टू देयर मॉड्यूलेटर्स। अब क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट एक्टिविटी कर्व्स होते हैं ये एलास्टिक एंजाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप्स के हमें बताए हुए हैं, 3 एग्जांपल्स हमें शोन की गई है। लेकिन सबसे पहले सिग्मॉइड कर्व की अगर बात करें तो हम सिर्फ जो मोस्टली देखते हैं ना एलास्टिक एंजाइम में, वो सिग्मॉइड कर्व को देखते हैं। उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशंस को डिस्कस किया था, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। वी मैक्सिमम, वी नॉट जो है इसको हमने डिस्कस किया था ना, वेलोसिटी और मैक्सिमम और मिनिमम, तो ये इसमें भी वो इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं। सिग्मॉइड कर्व गिवन बाय एन इलास्टिक एंजाइम इन व्हिच द सबस्ट्रेट आल्सो सर्व एज अ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। अब सिग्मॉइड कर्व जो है वो इलास्टिक एंजाइम जो है इसी वजह से आता है। और ये कब आता है, जबकि एक सबस्ट्रेट जो है एक पॉजिटिव या हम स्टिमुलेटरी, पॉजिटिव को हम स्टिमुलेटरी मॉड्यूलेटर बोल रहे हैं, तो वो जब स्टिमुलेटरी मॉड्यूलेटर होगा तो उस टाइम हम सिग्मॉइड कर्व की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें सिग्मॉइड कर्व शो हो रहा है। और जब हम बात करते हैं द फैक्ट ऑफ अ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, अ नेगेटिव मॉड्यूलेटर एंड नो मॉड्यूलेटर, के टाइप। सी यहाँ पे बी में बात कर रहे हैं, ये जो बी डायग्राम हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव मॉड्यूलेटर भी है, नेगेटिव भी है, और यहाँ पर नो मॉड्यूलेटर भी है जिसको हम के टाइप बोल रहे हैं। और यहाँ पे सी पे हम बात कर रहे हैं कि वी मैक्सिमम इज़ मॉड्यूलेटेड विद के 0.5 नियरली कांस्टेंट। और यहाँ पर आकर देखें ये नियरली कांस्टेंट हो जाती है, तो जो वी मैक्सिमम है वो यहाँ पर आके नियरली कांस्टेंट हो जाएगी। मोस्टली हम सिग्मॉइड कर्व को डिस्कस करते हैं। और आप दोनों का आपको बी सी याद नहीं रहते तो आप जो है जो ए कर्व है आप उसको याद रख सकते हैं, सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड काइनेटिक बिहेवियर जनरली रिफ्लेक्ट्स कोऑपरेटिव इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स। यहाँ पे जो सिग्मॉइड काइनेटिक बिहेवियर है वो क्या करते हैं, वो कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं उसमें इसके इंट्रैक्शन को जो है डिस्क्राइब करते हैं। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, या फिर इसका जो सिग्मॉइड काइनेटिक बिहेवियर हमें कहाँ पर नज़र आ रहा होता है, जो मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। द प्रिंसिपल्स आर सिमिलर टू दोज फॉर कोऑपरेटिविटी इन ऑक्सीजन बाइंडिंग टू द नॉन एंजाइम प्रोटीन हीमोग्लोबिन। उसके अलावा जो है अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये हमें सिमिलर दिखाई देता है कि एक अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन बाइंड करती है नॉन एंजाइम प्रोटीन हीमोग्लोबिन के साथ, तो वहाँ जैसे वहाँ पे हमें सिमिलरिटी शो होती है वैसे यहाँ पर भी हमें कोऑपरेटिविटी शो होती है। द सबस्ट्रेट कैन फंक्शन एज अ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंड एक्टिवेट बिकॉज सब यूनिट्स एक्ट कोऑपरेटिवली। अगर तो सबस्ट्रेट जो है वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो सब यूनिट जो है वो कोऑपरेटिवली एक्ट कर रहा है और वो एक एक्टिवेटर है और वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है। द बाइंडिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट टू वन बाइंडिंग साइट ग्रेटली इन्हांसेस द बाइंडिंग ऑफ सब्सिक्वेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अगर तो बाइंड हो रही है एक मॉलिक्यूल, अगर बाइंड हो रहा है सबस्ट्रेट के साथ तो वो इन्हांस कर रहा है बाइंडिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, तो उससे इन्हांसमेंट भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं मल्टी एंजाइम सिस्टम्स। द रेगुलेटरी एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे। अब वो जो मल्टी एंजाइम्स हमने बात की थी मल्टी एंजाइम सिस्टम्स की, द रेगुलेटरी एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे। तो वहाँ पे वो जो रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं वो इनहिबिटेड भी होते हैं। ये तो काम नहीं है ना कि अगर वो प्रोसेस चलता जा रहा तो कोई उस पर कोई स्टॉप सिग्नल नहीं होगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा, तो उसको जो है कुछ इनहिबिशन का भी काम करेंगे। तो ये यहाँ पर हम उस एलोस्ट्रिक की पहले रेगुलेशन की बात की थी, तो उसके अलावा हमने उसके एंजाइम की बात कर लिया, एलोस्ट्रिक एंजाइम की भी। अब हम उसके इनहिबिशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इनहिबिशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर वो आकर इनहिबिट भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर प्रोडक्ट बन जाता है तो वो एक फीडबैक मैकेनिज्म दे रहा होता है। अब वो जो प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद वो इनहिबिशन होती है तो प्रोडक्ट बनती है ना। When the regulatory enzyme reaction is showed, all subsequent enzymes operate at reduced rates. The rate of production of the pathway's end product is thereby brought into balance with the cell's need. अब वो जो प्रोसेस है जितनी सेल को ज़रूरत होती है उतना ही वो बैलेंस होता है, उतनी ही प्रोडक्शन होती है, उतना ही प्रोडक्ट जो है वो बन रहा होता है। जितनी ज़रूरत नहीं है उतना नहीं बनता। दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज़ कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। और इस टाइप की रेगुलेशन को हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं और इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। बिल्डअप ऑफ द पाथवे एंड प्रोडक्ट अल्टीमेट शोज द इंटायर पाथवे। और ये जो अब हमने बात की इलेक्ट्रिक एंजाइम्स की, इलेक्ट्रिक इनहिबिशन की,
ये हमें फीडबैक इनहिबिशन के बारे में भी बताता है। जैसे ये एंड प्रोडक्ट है, सबसे पहले एंजाइम 1 है, 2, 3 है, इनिशियल सबस्ट्रेट थी, इसके बाद 1 इंटरमीडिएट बी के बाद एंड प्रोडक्ट बनता है, देन यहाँ पर फिर ये आकर एंजाइम 1 के साथ बाइंड कर जाता है। अब उससे पहले मैं आपको इनहिबिटर का जो है कॉन्सेप्ट दे दूं कि इनहिबिटर हम कहते हैं किसको है, कि जैसे कि हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट और ये एंजाइम है और ये एक्टिव साइट है, ये इसके साथ बाइंड हुआ, एंजाइम बाइंड सबस्ट्रेट, एंजाइम रिलीज प्रोडक्ट। इसी तरह ये भी रिएक्शन हो रहा था। अब इनहिबिशन कैसे होती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सबस्ट्रेट के साथ जो है कोई इनहिबिशन मॉलिक्यूल जो है वो आकर बाइंड कर जाता है। अब यहाँ पे जो है इनहिबिशन एंजाइम्स बाइंड इनहिबिटर, अब उस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल आकर बाइंड कर दिया, इनहिबिटर कम्पीट्स विद सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर वो जो इनहिबिटर है ना वो उस सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है और उसको वहाँ पर वो बाइंड नहीं करने देता और इस तरह वो स्टॉप हो जाता है, इनहिबिट कर देता है उसको। अब फीडबैक इनहिबिशन की अगर बात करें, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एलोस्टिक एंजाइम्स इन सर्टेन केसेस एंड एलोस्टिक एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन रिएक्शन। सेकेंड में अच्छा, feedback inhibition of allosteric enzymes in certain cases an allosteric enzyme is inhibited by the product of its own reaction। तो यहाँ पे कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो एलोस्टिक एंजाइम होते हैं ना वो क्या करते हैं, इज इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन रिएक्शन, कि वो जो एलोस्टिक एंजाइम है वो अपने, अगर हम रिएक्शन की बात करें या उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो वो उसको इनहिबिट कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट नहीं बनने दे रहे। अगर प्रोडक्ट बन गया है तो उसको वो फीडबैक नहीं होने दे रहे, तो वो इस फीडबैक इनहिबिशन में आता है। व्हेन प्रोडक्ट इज़ इन एक्सेस ब्रिंग अबाउट द इनहिबिशन ऑफ इट्स ओन एंजाइम, और जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाता है उसके बाद इनहिबिशन का काम जो है स्टार्ट होता है, जो एंजाइम है वो खुद उस इनहिबिशन को करते हैं। इसके भी दो टाइप्स होती हैं, एक सिंपल फीडबैक होती है, ब्रांच फीडबैक इनहिबिशन होती है। अब जैसे यहाँ पर है फॉर एग्जांपल bacterial enzyme system that catalyze the conversion of L-threonine into isoleucine। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरियल एंजाइम सिस्टम है यहाँ पे क्या करता है कि that catalyze the conversion of L-threonine into isoleucine। अब जैसे हमारे पास L-threonine है, ये एक फीडबैक इनहिबिशन है और ये आइसोल्यूसिन है। अब हमारे पास एंजाइम 1, 2, 3, 4, 5 इन सब की वजह से एक आइसोल्यूसिन बना, ठीक है। अब फीडबैक इनहिबिशन होती है, अब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है हम कहते हैं वो थ्रियोनीन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इन सब एंजाइम्स ने मिलकर एक आइसोल्यूसिन जो है, इन एक आइसोल्यूसिन एंड उसके बाद थ्रियोनीन बनता है। और ये जो आइसोल्यूसिन है ये क्या कर रहा है, एक एंजाइम है और हम कह रहे हैं ये इनहिबिट कर रहा है और ये इनहिबिट करता है इस एंजाइम 1 को, और ये क्या है, ये एक फीडबैक इनहिबिशन है। बैक्टीरियल एंजाइम सिस्टम that catalyze the conversion of L-threonine into isoleucine। अब यहाँ पे L-threonine जो है वो into आइसोल्यूसिन जो है उसको कैटालाइज कर रहा है, उसको कन्वर्ट नहीं होने दे रहा। इन दिस सिस्टम द फर्स्ट एंजाइम थ्रियोनीन डीएमाइनेज इज इनहिबिटेड बाय आइसोल्यूसिन द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंजाइम थ्रियोनीन यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है आइसोल्यूसिन नहीं बनने दे रहा। आइसोल्यूसिन इज क्वाइट स्पेसिफिक एज एन इनहिबिटर। आइसोल्यूसिन बाइंड्स नॉट टू द एक्टिव साइट। आइसोल्यूसिन जो है ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करता बट टू अनदर स्पेसिफिक साइट ऑन द एंजाइम मॉलिक्यूल द रेगुलेटरी साइट इलेक्ट्रिक साइट। अब ये आइसोल्यूसिन जो है ये इलेक्ट्रिक साइट, अगर हम बात करें रेगुलेटरी साइट उसके साथ ये बाइंड करता है, ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करता। द बाइंडिंग इज़ नॉन कोवलेंट एंड द स्टडीली रिवर्सिबल, और ये रिवर्सिबल है और जो है ये नॉन कोवलेंट होती है। द थ्रियोनीन डिहाइड्रेटेज एक्टिविटी रिस्पॉन्ड्स रैपिडली एंड रिवर्सिबली टू फ्लक्चुएशंस इन द कंसंट्रेशंस ऑफ आइसोल्यूसिन इन द सेल। अब ये जो थ्रियोनीन डिहाइड्रेटेज की हमने बात की है एंजाइम की, ये भी एक डिफरेंट फ्लक्चुएशन सेल में लेके आता है। या तो ये एंजाइम आइसोल्यूसिन, जो एंजाइम हमारे पास थ्रियोनीन है ये एंजाइम आइसोल्यूसिन नहीं बनने देगा, फिर आइसोल्यूसिन जो है वो थ्रियोनीन को इनहिबिट करना शुरू कर देगा। तो ये सारा प्रोसेस फीडबैक इनहिबिशन में आता है। उससे पहले मैंने आपको जो एक इसकी टाइप बताई है, अच्छा इसमें जो एलोस्टिक एंजाइम है ना इसमें एक होमोट्रॉपिक एंजाइम्स होते हैं और इसमें एक हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट होमोट्रॉपिक को मेंशन किया, हेटेरो को नहीं किया। तो वो जो होमोट्रॉपिक एंजाइम है इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव साइट और रेगुलेटरी साइट्स हैं वो सेम होती हैं, जबकि हेटेरोट्रॉपिक एंजाइम जाहिर सी बात है हेटेरो का मतलब डिफरेंट है, होमो का मतलब सेम है, तो हेटेरो में जो है वो हम बात करेंगे कि डिफरेंट उसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि एक्टिव साइट्स और रेगुलेटरी साइट्स सेम है जबकि उसमें हम डिफरेंट की बात करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द एलोस्टिक साइट्स एंड एलोस्टिक एंजाइम्स, एलोस्टिक इनहिबिशन, एलोस्टिक रेगुलेशन एंड द फीडबैक इनहिबिशन।
तो इसमें हमने इन 4 जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने रेगुलेटरी एंजाइम को डिस्कस किया कि रेगुलेटरी एंजाइम क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंजाइम को डिस्कस किया है, उसके बाद उसकी रेगुलेशन कैसे होती है, हम इनहिबिटर किसको कहते हैं, और फिर उसके बाद जब एक चीज़ रेगुलेट हो गई है उसके बाद उसकी इनहिबिशन कैसे होगी, और इसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।